पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि चिन्मू ने सन नंटुओ के पूरे खानदान को मिटाने की योजना बनाई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुपरवाइजर्स को सूचित करो कि वे कैपिटल सिटी के बाहर मड रिवर के पास प्रतीक्षा करें। चिन्मू ने डोसिए को बंद किया और स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक से जो कुछ सीखा था उसे सोर्ड हॉल मास्टर को सौंप दिया। मैंने स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक का अध्ययन किया है और उसकी कमजोरी खोज निकाली है। मैंने उसे यहाँ दर्ज किया है। उन्हें देखने दो। सभी हॉल मास्टर्स फिलहाल वहीं रहें और मेरे निर्देशों की प्रतीक्षा करें। सोर्ड हॉल ने आदेश ग्रहण किया और उठकर चला गया। चिन्मू ने हुलिंगर और ड्रैगन चिलिन को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आने वाले कुछ दिनों तक वे इंपीरियल कॉलेज में ही रहें। इसके बाद वह स्कॉलर्स रेजिडेंस की गली के अंत तक गया और वहां वे योंग को पाया। ब्रदर वे, क्या ड्यूक वे वापस आ गए हैं? उसने पूछा। वे योंग ने उत्तर दिया, वे कुछ दिन पहले ही रिबेलियन को शांत करके लौटे हैं। क्या मैं ब्रदर वे को तकलीफ दे सकता हूँ कि वे घर जाकर ड्यूक वे को बता दें नंतुआ मोनेस्ट्री में कुछ मज़ेदार होने वाला है? वेयोंग उलझन में था, पर फिर भी मुस्कुराया। हालांकि मेरे भी पिता को तमाशे देखना पसंद है, लेकिन वो हर तमाशे में नहीं जाते। अगर मामला बड़ा न हो तो वो जरूर नहीं जाएंगे। आखिर उनकी बातें पूरे राजधानी तक पहुंच जाती हैं। आखिर बात क्या है? चिन्मू बोला। बस उन्हें कह देना, वहां पहुंचकर सब समझ जाएंगे। अभी भी उलझन में वे योंग उसके साथ पहाड़ से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए और चिन्मू फ्लावर एली में स्थित रेन लिसनिंग पेविलियन पहुंचा। फुचिंग युन जल्दी से बाहर आई और बोली, कल्ट मास्टर। चिन्मू ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अचानक उसके शरीर से हड्डियों के चरमराने की आवाजें आईं। उसकी हड्डियां अपनी जगह बदलने लगीं। वह धीरे धीरे ऊंचा और लंबा हो गया और एक दुबला पतला पर बलशाली आदमी बन गया जो ग्रेट वॉल के पार के किसी बारबेरियन जैसा दिखता था। फूचिंगयुन भयभीत होकर बोली, क्रिएशन टेक्निक ये 7 राइटिंग्स में से कौन सी है? चिन्मू के शरीर से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। उसने एक खुरदरा सा चोगा पहन लिया और अपने टाउटी सैक से 1000 बैनर्स पगोड़ा निकाली। वह 3 यार्ड ऊंची थी और जब उसने उसे उठाया तो वह घूमने लगी और उसके अंदर से क्लैंकिंग की आवाजें आने लगीं। हल्की सी बुढ़ा वॉइस भी सुनाई दी। हॉल मास्टर फू, यहीं रहो और कोई कदम मत उठाओ। मेरे आदेशों का इंतजार करो। चिन्मू ने 1000 बैनर्स पैगोडा को अपने पीछे खींचते हुए रेन लिसनिंग पवेलियन से बाहर कदम रखा। वह फ्लावर एली से निकलकर नानटुओ साइड पैलेस की दिशा में चल पड़ा। यह स्थान क्राउन प्रिंस के ग्रैंड प्रिसेप्टर का मैनर था। नैंटुओ मॉनेस्ट्री बुद्धिज्म पैथ में ग्रेट थंडर क्लैप मॉनेस्ट्री के बाद सबसे बड़ा संप्रदाय था। सन नैंटुओ द्वारा इंपीरियल कोर्ट के अधीन आने के बाद ये इंपीरियल कोर्ट के बड़े संप्रदायों में शामिल हो गया। सन नैंटुओ के बुद्धिस्ट स्किल्स बहुत गहरे थे और वह अत्यंत ईमानदार व्यक्ति था। वह बुराई से घृणा करता था और आर्हात के रूप में प्रसिद्ध था। क्राउन प्रिंस का ग्रैंड प्रीसेप्टर बनने और नंटुओ मोनास्ट्री को इंपीरियल कोर्ट के अधीन लाने के बाद बाकी मोनास्ट्रीज को भी झुकना पड़ा। उसका योगदान असंदिग्ध था। उसने क्राउन प्रिंसेस ग्रैंड प्रीसेप्टर्स मैनर का नाम बदलकर नंटुओ साइड पैलेस रखा, जो आगे चलकर नंटुओ मोनास्ट्री का मुख्य प्रवचन स्थल बन गया। कई युवा भिक्षु यहाँ प्रवचन सुनने आते थे। राजा, ड्यूक और मंत्रियों के घरों की कुछ महिलाएं भी जो बौद्ध धर्म में आस्था रखती थीं, समय समय पर यहाँ धर्म सुनने आती थीं। हालांकि इनमें से कई महिलाएं अत्यंत अकेली थीं और कुछ अपवित्र उद्देश्य से भी आती थीं। बुद्ध की भक्ति के नाम पर युवा भिक्षुओं से संबंध बनाकर अपनी एकाकीपन को दूर करती थीं। यहाँ तक कि कुछ वृद्ध स्त्रियां भी अपने घरों में कुछ युवा भिक्षुओं को रखती थीं, जो अक्सर उनके कक्षों में आते जाते थे। राजधानी में ये आम बात बन चुकी थी। कुछ वृद्ध भिक्षु तो कुछ युवतियों को संगीत और सेवा के लिए रखते थे, जिससे विवाद खड़े हो जाते थे। सन नानटुओ जानता था कि उसके अधीन कुछ अनुयायी अपवित्र जीवन जी रहे हैं, परंतु वह अपने सरकारी कार्यों में इतना व्यस्त था कि उन्हें अनुशासित करने का समय नहीं था। राजधानी की सामाजिक परंपराएं भी खुली थीं और यहाँ की महिलाएं साहसी थीं। यहाँ तक कि महल की एम्प्रेस डोवेजर का भी एक प्रेमी था। इसलिए सन नानटुओ ने भी अपने अपने अनुयायियों के जीवन में दखल नहीं दिया। सम्राट ने उसे कई बार विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने 3 बार अस्वीकार किया, लेकिन चौथी बार स्वीकार कर लिया। इसलिए अब वह आधा भिक्षु और आधा गृहस्थ कहलाता था और इस कारण अपने शिष्यों की सांसारिक गतिविधियों पर टिप्पणी करना
उचित नहीं समझा। इस प्रकार नंतुओ साइड पैलेस में अक्सर घृणित घटनाएं घटती रहती थीं और सन नंतुओ उन्हें अनदेखा कर देता था, परंतु वह अब भी बुराई से घृणा करता था और डेविल पैथ से आने वाले अधिकारियों की खुलकर निंदा करता था। उस दिन नंतुओ मोनेस्ट्री के बाहर हलचल मच गई। भिक्षु दौड़ते हुए बाहर निकले और कई शिष्य भी चिल्लाते हुए भागे। बाहर कोई व्यक्ति बुद्धिज्म का महान खजाना बेच रहा है, 1000 बैनर्स पगोडा। ये तो हमारे नैंटुओ मोनेस्ट्रीज स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक की पूरक वस्तु है, हमारा वह लेगेसी ट्रेजर जो सैकड़ों साल पहले खो गया था। सभी लोग साइड पैलेस से बाहर आ गए। सड़क पर भीड़ उमड़ आई और वास्तव में वहां वही खोया हुआ 1000 बैनर्स पैगोडा मौजूद था। हर भिक्षु ईर्ष्या से भर गया। वे उसे तुरंत वापस लेना चाहते थे, पर यह कैपिटल सिटी थी, इसलिए वे खुलकर कुछ नहीं कर सकते थे। उस 1000 बैनर्स पैगोडा को बेचने वाला एक युवा व्यक्ति था जो किसी दूसरे नस्ल का लगता था। वह पगोडा के नीचे खड़ा था और उसे सक्रिय कर रहा था। मूल रूप से यह पगोडा बहुत ऊंचा नहीं था, प्रत्येक बैनर मात्र 3 इंच ऊंचा था, परंतु जब उस युवक ने इसे सक्रिय किया तो प्रत्येक बैनर 3 यार्ड लंबा हो गया और पूरी पगोडा की ऊंचाई लगभग 200 यार्ड तक पहुंच गई। जब उसके हजारों सिलेंडर घूमे तो उनसे बुदा वॉइस गूंज उठी और पूरा दृश्य भव्य हो गया। वह बारबेरियन ऊंची आवाज में बोला, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, पर मेरे परिवार में यह महान बुद्धिस्ट ट्रेजर पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं ग्रेट वॉल के पार रोलेंस गोल्डन पैलेस का एक शमन हूँ। ये वस्तु मेरे पूर्वज को एक वृद्ध भिक्षु ने उपहार में दी थी जब उसने उसकी जान बचाई थी। आज मैं इटर्नल पीस एम्पायर में आया हूँ ताकि इस महान साम्राज्य के नायकों से मिल सकूं और इस खजाने के लिए एक फेटेड पर्सन खोज सकूं। एक भिक्षु ने अपने साथी से फुसफुसाकर कहा, सीनियर ब्रदर युआन जिंग, क्या ये हमारे नंतुओ मोनेस्ट्री का लेगेसी ट्रेजर नहीं है? युआन जिंग, जो सन नंतुओ का प्रत्यक्ष शिष्य था, गंभीरता से बोला, ये निश्चित रूप से हमारा 1000 बैनर्स पगोडा है। इस पर जो अर्हत नंतुओ स्क्रिप्चर्स खुदी हैं, वे हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ हैं। इसे नकली नहीं कहा जा सकता। मंक युआन जिंग की दृष्टि सख्त हो गई। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया, तुम बारबेरियन, ये हमारा नंसो मोनास्ट्री का खजाना है, इसे तुरंत लौटा दो। चिन्मू ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मंक, यह खजाना मेरे पूर्वजों को एक वरिष्ठ भिक्षु ने स्वयं दिया था। जब उसने दिया तो यह हमारे परिवार का हो गया। यह खजाना केवल किसी फेटेड पर्सन को ही दिया जाएगा। एक अन्य युवा भिक्षु हंसते हुए बोला, और कौन यह तय करेगा कि कौन फेटेड है? युआन जिंग ने मुड़कर देखा। वह मंक युआन फेंग था, जो उसी के समान सन नंतुओ का दूसरा शिष्य था। उन दोनों के बीच पहले ही कई बार विवाद हो चुका था, कभी किसी महिला को लेकर तो कभी अन्य कारणों से। ऊपर से वे शालीन दिखते थे, पर भीतर से एक दूसरे के विरोधी थे। ये स्पष्ट था कि युआनफेंग चाहता था कि वह इस 1000 बैनर्स पगोडा को उस बारबेरियन से लेकर सन नांटुओ के सामने अपनी प्रशंसा अर्जित करे और शिक्षक का प्रिय शिष्य बने। चिन्मू ने पगोडा नीचे रखी और गंभीर स्वर में बोला, मैं ग्रेट वॉल के पार से आया हूँ। जब मैंने आपके साम्राज्य की समृद्धि देखी तो मन में प्रशंसा जागी। मुझे विश्वास हुआ कि इस भूमि की महिमा इसके महान नायकों से है। ये 1000 बैनर्स पगोडा कोई साधारण वस्तु नहीं है और मैं इसे एम्पायर के नायकों से मिलने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति जो मेरी ही रेल्म में है मुझे हरा देता है तो मैं ये खजाना उसे सौंप दूंगा। वेयोंग और ड्यूक वे अपने मैनर से निकलकर नैंतुओ साइड पैलेस पहुंच गए। ड्यूक वे ने एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, इसमें क्या मज़ा है? ये तो बस रोलेंस गोल्डन पैलेस का कोई नौजवान है जो नैंटुओ मोनास्ट्री से उलझने आया है। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि 3 गलियों तक हर कोई सुन सका। उन गलियों में राजा, ड्यूक और मंत्री रहते थे। उन्होंने ये सुनते ही अपने अपने मैनर छोड़ दिए और तमाशा देखने पहुंच गए। नैंतुओ मोनास्ट्री के भिक्षुओं ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, तो वे खुलकर हमला नहीं कर सकते थे। एक पीले वस्त्र वाला भिक्षु मुस्कुराया, तो अगर हम तुम्हें हरा दें तो पगोडा हमारी हो जाएगी? ड्यूक वे भले ही ज्यादा रुचि नहीं रखता था, पर जोर से चिल्लाया, अरे गंजे, उसने कहा है उसी रेल्म में, नियम मत तोड़ना। सन नंटुओ कहाँ है? उसका खजाना यहाँ है और वह अब किस औरत के साथ है? वे योंग हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, ब्रदर चिन को कैसे पता था कि यहाँ इतना दिलचस्प कुछ होगा? वो खुद कहाँ है? चिन्मू बोला, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, पगोडा मेरी है।
भले ही ग्रेट वॉल के पार हमारी भूमि इतनी समृद्ध न हो, पर हमारे शब्दों की बहुत कीमत होती है। वह पीले वस्त्र वाला मॉन्क आगे बढ़ने ही वाला था कि मॉन्क युआन जिंग उससे पहले ही बोल पड़ा। भगोड़ा मैं लूंगा। सीनियर ब्रदर, मैं युआन जिंग, 5 एलिमेंट्स realm का साधक हूँ। तुम कौन हो? चिन्मू ने गंभीरता से उत्तर दिया, रोलंस गोल्डन पैलेस, पंगोंग सो, 5 एलिमेंट्स realm। मॉन्क युंग का तेज बढ़ा। उसने स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक का प्रदर्शन किया। उसके शरीर से किरणें फूट पड़ी और उसके पीछे एक विशाल बुद्धा एपरेशन दिखाई देने लगा। उस बुद्धा के 1000 हाथों में 1000 खजाने थे, कलर्ड ग्लेज कप्स, जेड लैंटर्न्स, बो, एरो, मेटल ट्रंचियन, पेस्टल और अन्य अनेक वस्तुएं। अचानक वह विशाल बुद्धा युअनजिंग के साथ मिल गया और गायब हो गया। अब उसके शरीर से ट्रेजर लाइट निकल रही थी। उसने हाथों से एक ट्रेजर मुद्रा बनाया और एक कदम बढ़ाकर उसके हाथ ने कलर्ड ग्लेज मुद्रा का रूप ले लिया। उसकी हथेली में रंगीन आभा चमकी और उसने छिन मुंह पर प्रहार किया। यह स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक का मुख्य बल था। ये 1000 ट्रेजर्स बुद्धा की शक्ति देता था। जो इसे सेलेस्टियल बीइंग realm तक साध लेते, वे 1000 खजाने वाले बुद्धा का निर्माण कर सकते थे। युआनजिंग भले ही केवल 5 एलिमेंट्स realm में था, पर उसने इस तकनीक के 100 से अधिक प्रकार के मुद्रा सीख रखे थे। इसके अलावा यह तकनीक अरहत्स बॉडी भी बनाती थी, एक ऐसा शरीर जो हीरे जैसा कठोर होता है, जिसे कोई हथियार भेद नहीं सकता। उसके मुद्रा से प्रकाश फूटा। उसकी हथेली के चारों ओर 10 यार्ड का क्षेत्र कलर्ड ग्लेज में बदल गया और उस प्रकाश से बुद्धा वॉइस गूंजने लगी। चिन्मू वहीं खड़ा रहा। उसने बस हाथ उठाया और फिर नीचे लाया। एक भयंकर बूम की आवाज हुई। कलर्ड ग्लेज बाउंड्री, स्पिरिट ट्रेजर बुद्धा और कलर्ड ग्लेज मुद्रा सब चूर चूर हो गए। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और मंक युआन जिंग उसका एक मांस का ढेर बन गया। सभी भिक्षु दंग रह गए। डुक वेई ने अपनी मूंछें घुमाई और शक भरे स्वर में बोला, ये बारबेरियन भले ही क्रूरता से वार कर रहा हो, पर उसकी कल्टिवेशन असाधारण रूप से शक्तिशाली है। उसका नाम क्या बताया था? वेयोंग बोला, मेरा ख्याल है फांगोंग त्सो। ड्यूक वे बुदबुदाया, यह सही नहीं लगता। यह तकनीक तो ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर्स की नहीं लगती। क्या यह संभव है कि पांगोंग त्सो ने ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर्स को बदल दिया हो? ड्यूक वे उलझन में था और बुदबुदाया कि उसने पहले भी रोलंस गोल्डन पैलेस के विशेषणों से लड़ाई की थी और उनकी तकनीकें आत्मा के साधन पर आधारित थीं। भले ही उनके शरीर को स्वर्णिम अवस्था तक साधा गया था, फिर भी उनकी अधिकतर तकनीकें आत्मा के माध्यम से आक्रमण करती थीं। लेकिन ये युवा बर्बर इसके विपरीत देह के मार्ग पर चला है। उसकी तकनीक भी ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर्स से कुछ अलग है, कुछ ज्यादा उग्र। वह आखिरकार एक उच्च पदाधिकारी था, कल्ट मास्टर स्तर का व्यक्ति। वह तुरंत ही चिन्मू की असाधारणता को देख सका। फिर भी अपने विशाल जान के बावजूद वह केवल यह समझ पाया कि चिन्मू की ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर समान भी है और भिन्न भी। वह ये नहीं देख सका कि चिन्मू वास्तव में हेवनली गॉड क्रिएशन टेक्निक का उपयोग कर रहा था। ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के 7 राइटिंग्स ऑफ क्रिएशन में से हर एक की अपनी अनोखी विशेषताएं थीं। हेवनली गॉड क्रिएशन टेक्निक दूसरों की तकनीक की नकल करने में सक्षम थी और ग्रैनी सी ने यह तकनीक पहले ही एक बार प्रदर्शित की थी, जब वह बॉर्डर ड्रैगन सिटी लॉर्ड फू यंडी बन गई थी, नकली को असली की तरह दिखाते हुए। चिन्मू ने मंक युअनजिंग को एक ही प्रहार में मार गिराया, जिससे बाकी सभी भिक्षु क्रोधित हो उठे। एक अन्य भिक्षु आगे आया और ऊंची आवाज में बोला कि तुमने हमारे नानतुओ मोनास्टरी की विरासत ट्रेजर छीन ली और हमारे व्यक्ति को मार डाला। क्या तुम सोचते हो कि हमारे मठ में तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है? मैं, युआन शैन, तुम्हारे सामने आता हूँ। चिन्मू ने हाथ बढ़ाया और पकड़ा। उसकी चाल से बिजली सी गर्जना हुई। मंक्यूअन शैन अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाया था कि जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जीवित था, कोई घाव नहीं थे, दिल अब भी धड़क रहा था। कुछ भिक्षु तुरंत आगे बढ़े और उसकी सांसें जांचीं। मंक्यूशन सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। चिन्मू बोला, जांच की जरूरत नहीं। उसकी आत्मा बिखर चुकी है। उसकी आत्मा को मैंने छीन लिया और नष्ट कर दिया। भिक्षु चिल्लाए कि तुमने कहा था यह शक्ति की परीक्षा है, फिर बार बार घातक प्रहार क्यों कर रहे हो? चिन्मू ने शांति से कहा कि ये ग्रेट वॉल के पार का नियम है। एक बार छाल चल दी जाए तो जीवन मृत्यु की कोई सीमा नहीं रहती। मैंने सोचा था कि इटर्नल पीस एम्पायर के लोग बहादुर होंगे, पर अब देखता हूं कि तुम सब इतने लाडले हो गए हो कि मृत्यु से डरते हो।
लगता है मैं गलत था। मुझे ये थाउज़ेंड बैनर्स पगोडा वापस रोलंस गोल्डन पैलेस ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी इसके योग्य नहीं है। प्रिज़म्पचुअस। एक भिक्षु क्रोध से चिल्लाया और उसने अपना मंक स्टैफ आगे झटका। उस पर 9 छल्ले थे, जिन पर 9 खजाने लटके थे। उसके झटके से गूंजती हुई टंकार निकली जो आत्मा तक को हिला दे। चिन्मू स्थिर खड़ा रहा और जब स्टैफ उसके पास पहुंचा, तब उसने उसे पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा। भिक्षु के दोनों हाथ रगड़कर खून से लाल हो गए। चिन्मू ने स्टैफ को वापस फेंका, जो सीधे भिक्षु के हृदय में धंस गया और उसे फर्श पर कील की तरह जड़ दिया। ड्यूक वे ने सिर हिलाया। नंटुआ मोनास्ट्री के भिक्षु केवल खाना और पीना जानते हैं। वे सालों से राजकुमारों जैसे जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनके और उसके बीच अंतर बहुत बड़ा है। उनकी तुलना में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। रोलंस गोल्डन पैलेस के शामन स्पेल्स अजीब होते हैं जो आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, पर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले कभी ये चालें नहीं देखी। क्या ग्रैंड शामन ने कोई नई डिवाइन आर्ट बनाई है? वेयोंग अब भी चिन्मू को नहीं ढूंढ पा रहा था और सोच रहा था कि उसने कहा था कुछ दिलचस्प दिखाऊंगा, पर खुद कहाँ छिप गया है। इसी बीच कुछ मध्यम आयु के भिक्षु गंभीर चेहरों के साथ नंतुओ मोनास्ट्री से बाहर आए। एक ने गंभीरता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करो और अधिकारियों को बुलाओ ताकि वे उसे गिरफ्तार करें। दूसरा क्राउन प्रिंस साइड पैलेस जाकर लीडर को बुलाए। बाकी भिक्षुओं की आंखें चमक उठीं और वे भाग खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट जांच की जिम्मेदारी संभालता था, इसलिए न तो साइड पैलेस को चिन्मू से मरने मारने की लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। बस अधिकारियों को बुलाकर उसे जेल में डाल देना पर्याप्त था। इस तरह थाउजेंड बैनर्स पगोडा स्वाभाविक रूप से नैंटो मोनास्टरी को वापस मिल जाती। क्योंकि चिन्मू ने राजधानी में लोगों को मारा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आना स्वाभाविक था। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में नैंटो मोनास्ट्री के लोग मौजूद थे, जिससे काम और आसान हो गया। एक भिक्षु क्राउन प्रिंस साइड पैलेस में भागता हुआ पहुंचा और चिल्लाया कि लीडर, मुसीबत आ गई है। कोई हमारे नंटुओ मोनास्ट्री को रौंद रहा है। सन नंटुओ एक विशाल बुद्ध की तरह पद्मासन में बैठा था। उसने आंखें खोलीं और क्राउन प्रिंस की ओर देखा। क्राउन प्रिंस एक मध्यम आयु का व्यक्ति था और एम्परर यानफेंग से बहुत छोटा नहीं दिखता था। उसने अपनी मूंछों को उंगली में घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा कि कहीं हेवनली डेविल कल्ट के लोग बदला लेने तो नहीं आए। भिक्षु ने सिर हिलाया। नहीं, यह हेवनली डेविल कल्ट नहीं है। यह रोलंस गोल्डन पैलेस का एक शिष्य है जिसका नाम पांगोंग सो है। वह हमारे मठ की सैकड़ों साल पुरानी खोई हुई विरासत थाउजेंड बैनर्स पगोडा लेकर आया है। उसने कहा कि वह इसे किसी योग्य व्यक्ति को देगा। यदि हम उसकी बराबर की अवस्था में उसे हरा दें, तो वह इसे सौंप देगा। हमारे कई वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई उससे लड़े और मारे गए। अब तक वह बहुतों को मार चुका है। सन्नांतुओं का चेहरा कठोर हो गया। तुम लोग बुद्ध धर्म का साधन नहीं करते, बल्कि स्त्रियों और मदिरा में डूबे रहते हो। इसलिए ये हार तुम्हारे लिए उचित है। पर थाउजेंड बैनर्स पगोडा हमारे नांतो सेक्ट की विरासत है, जो सैकड़ों साल पहले ग्रेट वॉल के पार खो गई थी। इसे वापस लाना हमारा कर्तव्य है। क्राउन प्रिंस ने भौहें सिकोड़ ली। ग्रैंड प्रिसेप्टर, हेवनली डेविल कल्ट ने अभी अभी अपने 2 हेवनली किंग्स खोए हैं। ऐसी स्थिति में वे चुप नहीं बैठेंगे। अब अचानक रोलंस गोल्डन पैलेस का एक शिष्य प्रकट हो गया। क्या ये कोई जाल हो सकता है? सुना है कि हेवनली डेविल कल्ट का नया कल्ट मास्टर सामने आया है, पर उसका मूल अब तक अज्ञात है। सन नैंटो उठा और बोला, योर हाइनेस, आपकी खबरें कुछ पुरानी हैं। हेवनली डेविल कल्ट के नए कल्ट मास्टर की पृष्ठभूमि अब उजागर हो चुकी है। मुझे ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री से समाचार मिला है। यह नया कल्ट मास्टर इंपीरियल कॉलेज का इंपीरियल एकेडमिशियन है। उसका उपनाम चिन और नाम मू है। वह ग्रेट रूइंस का एक छोड़ा हुआ व्यक्ति है। हाल ही में हिज मैजेस्टी ने उसे 5वें दर्जे का पैलेस ग्रैंडी नियुक्त किया है। ये वही है। क्राउन प्रिंस चौंक कर खड़ा हुआ। यद्यपि हेवनली डेविल कल्ट का नया कल्ट मास्टर युवा है, फिर भी उस कल्ट में शक्तिशाली साधक और जानी लोग हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। ग्रैंड प्रिसेप्टर, मैं नहीं जानता कि आपका अब भी ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री से संपर्क है। क्या आप एक मुलाकात की व्यवस्था कर सकते हैं? यह तो सरल है। सन नैंटुओ ने चलते हुए कहा। ओल्ड रूले भी योर हाइनेस से मिलना चाहता है। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह पांगोंगसो सच में रोलंस गोल्डन पैलेस से है या हेवनली डेविल कल्ट से।
कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्वेषक जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। उन्होंने ड्यूक वेई को देखा और तुरंत झुककर नमस्कार किया। ड्यूक वेई ने आंख के कोने से सन नैंतुओ और क्राउन प्रिंस को आते देखा और ऊंची आवाज में कहा, सम्राट ने पहले ही आदेश दिया था कि दरबार दरबार रहेगा और मार्शल वर्ल्ड। यह मार्शल वर्ल्ड की दुश्मनी है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, वरना रोज की लड़ाइयों में सुप्रीम कोर्ट कैसे निपटेगा। जब दरबार का कोई अधिकारी मारा जाएगा तब देखेंगे। लॉर्ड सन, योर हाइनेस, आइए, ये तमाशा देखिए। सिन्नांतुओ का चेहरा कठोर हो गया जबकि क्राउन प्रिंस मुस्कराया। ग्रैंड प्रिसेप्टर, हमें चलना चाहिए, नहीं तो ड्यूक वे की ऊंची आवाज से यह बात पूरे राजधानी में फैल जाएगी। वैसे भी अब समय आ गया है कि पिता द्वारा बनाया गया वह नियम बदला जाए। ये वही नियम था जो सम्राट ने वर्षों पहले सभी बड़े संप्रदायों के साथ बनाया था कि दरबार और मार्शल वर्ल्ड एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यद्यपि नांतुओ मोनेस्टरी के भिक्षु क्राउन प्रिंस के ग्रैंड प्रिसेप्टर सन नांतुओ के शिष्य थे, फिर भी अधिकतर के पास कोई सरकारी पद नहीं था, इसलिए वे मार्शल वर्ल्ड के ही लोग माने जाते थे। सन नांतुओ और क्राउन प्रिंस ड्यूक वे के पास पहुंचे। जब वे बात कर ही रहे थे, चिन्मू ने कुछ और भिक्षुओं को मार डाला, जिससे नांतुओ साइड पैलेस में आक्रोश फैल गया। सभी भिक्षु शोर मचाते हुए उस पर टूट पड़ने को तैयार थे। कुछ मध्यम आयु के भिक्षु ये देखकर डर गए कि भीड़ बढ़ती जा रही है और नांतुओ मॉनेस्ट्री का नाम खराब न हो, इसलिए उन्होंने तुरंत भिक्षुओं को चुप रहने का आदेश दिया। ड्यूक, योर हाइनेस, लॉर्ड सन। ड्यूक वेई ने मुड़कर देखा तो एक और वृद्ध अधिकारी मुस्कुराते हुए आ रहा था। तो ये लॉर्ड यान जिगुई हैं, ड्यूक वेई ने कहा। लॉर्ड यान आजकल सम्राट और एम्प्रेस डावाजर के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। लॉर्ड यान बोला, ड्यूक वेई मजाक कर रहे हैं। लॉर्ड सन, क्या मामला है? नांटुआ मोनास्ट्री मुसीबत में है, लगता है कोई बदला लेने आया है। थोड़ी ही देर में कुछ और उच्च अधिकारी आ पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, पिछले कुछ सालों में नंटुओ मोनास्ट्री पर आरोप लगे हैं कि उनके भिक्षु राजाओं, ड्यूकों और मंत्रियों के घरों की स्त्रियों के आंगनों में आते जाते रहते हैं। कई मंत्रियों ने शिकायत की, पर बदनामी के डर से चुप रहे। अब ये घटना देखकर शायद वे सब भीतर ही भीतर आनंद ले रहे होंगे। देखिए, कोई भी इसमें दखल देने को तैयार नहीं है। अरे, लॉर्ड सन भी यहाँ हैं। वे सब दरबार के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे और उन्होंने जानबूझकर सन नांतुओ को अनदेखा किया। सन नांतुओ निर्विकार भाव से छिन्मू को देखता रहा। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस भी छिन्मू की तकनीक को गौर से देख रहा था। एक भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, एक डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर को भेजो जो अपनी 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर को सील कर दे। फिर लड़ाई के दौरान उसे खोलकर घातक प्रहार करे, हम उसे सीधे मार डालेंगे। मंक युआन खोंग को चुना गया। उसने अपनी 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर को सील किया और चिन्मू को चुनौती देने उतरा। उसका साधन मंक जिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह 1000 भुजाओं वाले बुद्ध की तरह सीधा खड़ा था, अचल शरीर और फड़फड़ाती भुजाओं के साथ। थंडरक्लैप 8 स्ट्राइक्स के 1000 आर्म्ड बुद्धा जितना ही अद्भुत। चिन्मू आगे बढ़ा और दोनों के मुक्के टकराए। बिजली सी गड़गड़ाहट हुई, तूफानी लहरें चारों ओर फैल गईं। क्षण भर में मंक युआंजिंग का शरीर छड़मड़ाया और वह अकड़ा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे अस्थि पंजर टूट चुके थे। वह अपनी 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर खोलने से पहले ही मर गया। नांतुओ मोनेस्ट्री के अधिकांश भिक्षु क्रोध से भर उठे और चिन्मू को टुकड़ों में काट डालने की कसम खाई, पर उन्हें वही मध्य आयु का भिक्षु रोक रहा था। ड्यूक वे ने ताली बजाई और जोर से कहा, रोलंस गोल्डन पैलेस की ग्रैंड शमन रूडा स्क्रिप्चर्स सचमुच शक्तिशाली है। एक और महान भिक्षु मारा गया। सन्नांतुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे कहा, क्या ये ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर्स है? वह पहले कभी रोलंस गोल्डन पैलेस के किसी विशेष से नहीं मिला था, न उसने ऐसी तकनीक देखी थी। जबकि ड्यूक वे पहले पश्चिमी सीमाओं पर गया था और वहां रोलंस गोल्डन पैलेस के शामन किंग्स से भिड़ चुका था। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस ने सोचा, मैंने सुना है कि रोलंस गोल्डन पैलेस के शामन अपनी आत्मा से साधना करते हैं, आधे मानव आधे दानव बन जाते हैं और तरह तरह के रूप धारण करते हैं। तभी नांटो मोनास्ट्री का एक और भिक्षु आगे बढ़ा और अपनी 6 डायरेक्शंस डिवाइन ट्रेजर को तुरंत खोल दिया। उसने चिन्मू पर प्रहार किया और उसके सीने पर मुद्रा रखा। उसने अपने खजाने खोले, उसकी शक्ति दोगुनी हो गई और उसका डिवाइन आर्ट प्रज्वलित हो उठा। वह युआन खोंग से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक
कि हजारों मुद्राओं में से 400 से अधिक का अभ्यास किया था और अब वह एक के बाद एक चला रहा था। क्षण भर में बुद्धाभा चारों ओर फैल गई। वह क्रुद्ध बुद्ध जैसा दिख रहा था जो राक्षसों को वश में कर रहा हो। एक महिला ने मुग्ध होकर कहा, क्या अद्भुत साधना है मंक युअन युए। तभी चिन्मू का शरीर कांपा और वह एक देव रूप में परिवर्तित हो गया। सांड का सिर, मानव शरीर और खुर। उसका पूरा शरीर सुनहरी आभा से चमक उठा और वह दो ड्रैगनों पर खड़ा हो गया। उसकी भौहों के बीच एक बैल की आंख खुली और उससे अग्नि की किरण निकली जिसने मंगयुन की गर्दन काट दी। मंक्योनियो ने खुद को उड़ते हुए महसूस किया। उसने देखा कि उसका शरीर खून उगल रहा था और सिर गायब था। उसका सिर उड़ा और उसी महिला की गोद में गिरा। इसका चेहरा पीला पड़ गया और वह चीखकर बेहोश हो गई। चिन्मू की पूंछ हिली और उसने अपनी ही कमर पर 2 बार मारा, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस की दृष्टि चमकी और उसने कहा, यह निश्चित ही रोलेंस गोल्डन पैलेस की ग्रैंड शैमन रूडा स्क्रिप्चर्स है। पर उसने अपनी ही कमर पर क्यों मारा? क्या ये रोलेंस गोल्डन पैलेस का कोई विचित्र स्पेल है? ड्यूक वेई ने देखा कि चिन्मू फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया है और वह कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गया। उसने इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैनर की ओर देखा और मन में सोचा, इंपीरियल प्रिसेप्टर, वह ठंडा स्वभाव वाला आदमी, लगता है पहले भी ऐसी ही कोई टेक्निक साध चुका है। मुझे याद है मैंने उसे भी ऐसा रूप प्रदर्शित करते देखा था। अजीब है इंपीरियल प्रिसेप्टर, वह बूढ़ा इस बार तमाशा देखने बाहर क्यों नहीं आया? कहीं उसे उन सब पैलेस मेड्स ने तो नहीं थका दिया जिन्हें सम्राट ने उसे इनाम में दिया था? पांगोंगसो, क्या सच में रोलेंस गोल्डन पैलेस का डिसाइपल है? कुछ हिचकिचाया। रोलेंस गोल्डन पैलेस ग्रेट वॉल के पार का सबसे महान सेक्रेड ग्राउंड था और वहां के लोग खुद को शामन्स कहते थे। वे ईवल स्पेल्स का अभ्यास करते थे और आत्माओं का उपयोग साधना में करते हुए अपने शरीर को इस प्रकार पुनर्गठित करते थे कि वे न पूरी तरह मनुष्य रहते थे, नन राक्षस। अभी अभी चिन्मू ने जो कुछ प्रदर्शित किया था वह एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन था। 5 एलिमेंट्स realm तक पहुंचने वालों में बहुत कम लोग गॉड ट्रांसफॉर्मेशन साध पाते थे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर, ये राक्षस हमेशा इंपीरियल कॉलेज पर आरोप लगाता था कि वे गहन ज्ञान नहीं सिखाते। लेकिन असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत कम लोग डायरेक्टरेट्स में ऐसे थे जो 5 एलिमेंट्स realm की गॉड ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। इसके अलावा चिन्मू का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन तो और भी असामान्य था। यहाँ तक कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर भी चकित रह गया था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसका कॉर्पोरियल बॉडी और वाइटल ची दोनों ही देवताओं के समान परिवर्तित हो गए थे और उसके स्पिरिट तथा सोल में भी रूपांतरण के संकेत थे। उसकी ऑरा में भी एक विलक्षण परिवर्तन था। उदाहरण के लिए जब चिन्मू ने फ्लेम गॉड फॉर्म अपनाया था, उसके भौहों के बीच एक बैल की आंख उभर आई थी। उस आंख से एक अग्नि की किरण निकली और मंक्यून युवा का सिर अलग कर दिया। ये डिवाइन आर्ट उसके शरीर, वाइटल ची, आत्मा और चेतना चारों के देवत्व रूप में परिवर्तित होने से निर्मित हुई थी। सामान्य 5 एलिमेंट्स realm के मार्शल आर्टिस्ट्स यदि गॉड ट्रांसफॉर्मेशन भी प्राप्त कर लें, तो भी वह चिन्मू जैसी नहीं होती। वे ऐसे अद्भुत कौशल नहीं दिखा सकते थे जैसा चिन्मू ने किया। यहाँ तक कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर भी यदि इसका संपूर्ण रहस्य नहीं समझ पाया, तो यह स्वाभाविक था कि सन नैंटुओ, क्राउन प्रिंस और बाकी लोग भी इसे पहचान न सके। उन्होंने बस इतना सोचा कि ये रोलेंस गोल्डन पैलेस की किसी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है और ग्रैंड शामन रूडा स्क्रिप्चर्स की शक्ति की प्रशंसा करने लगे। ड्यूक वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, लॉर्ड सन, तुम्हारे बहुत से डिसाइपल्स मारे गए हैं। क्या तुम स्वयं उससे मुकाबला नहीं करोगे? तुम्हें खुद उसे हराना चाहिए ताकि तुम्हारे नानटुओ मोनेस्ट्री की प्रतिष्ठा बच सके। तुम्हारे डिसाइपल्स तो बिल्कुल निकम्मे निकले। जो व्यक्ति अभी डिवाइन आर्ट ऑफ 6 डायरेक्शंस realm चला रहा था, उसका सिर एक 5 एलिमेंट्स realm के प्रतिद्वंद्वी ने उड़ा दिया। यह तो बहुत लज्जाजनक है। सन्नांटुओ की दृष्टि डगमगाई, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि ड्यूक वे की जुबान तो पूरे आकाश को भी निगल सकती है। यदि वह जवाब देता, तो ये व्यक्ति उसे निश्चित रूप से चिन्मू को चुनौती देने के लिए उकसा देता, पर वह ऐसा किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। उसे समान realm की शक्ति में जीत की कोई गारंटी नहीं थी। यद्यपि उसने स्पिरिट ट्रेजर अनमूवेबल मेडिटेशन टेक्निक के हजारों मुद्रास में निपुणता प्राप्त कर ली थी, फिर भी उस बारबेरियन को हराना असंभव प्रतीत होता था। यदि वह 6 डायरेक्शंस realm की शक्ति का प्रयोग करता,
तो ड्यूक वे की नज़र से ये बात छिप नहीं सकती थी, और तब यदि उसने इसे फैला दिया तो ये और भी शर्मनाक हो जाता। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस ने धीरे से कहा, ग्रैंड प्रिसेप्टर, मेरे साथ कुछ अच्छे फाइटर्स हैं, शायद वे उस बारबेरियन को हरा सकें। सन्नंतुओ ने सिर हिलाया, मैं ये सोच रहा हूँ कि उस बारबेरियन का गार्डियन कहाँ है। गार्डियन? इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस चौंका। सन्नंचुओ ने चारों ओर देखा और बोला, योर हाइनेस शायद नहीं जानते कि जो भी गेट ब्लॉकिंग करता है उसके पास एक गार्डियन होता ही है, ताकि कोई उसकी हत्या न कर दे। उदाहरण के लिए, जब द डाओ सेक्ट ने इंपीरियल कॉलेज का गेट ब्लॉक किया था, तब डाओजी का गार्डियन डैन यांगजी था। जब ग्रेट थंडरक्लैप मोनास्ट्री ने इंपीरियल कॉलेज का गेट ब्लॉक किया, तो फोजी फो शिन का गार्डियन ओल्ड मंक जिंग मिंग था। इस बारबेरियन का इतना साहसी होना बताता है कि उसके पास रोलंस गोल्डन पैलेस का कोई गार्डियन अवश्य होगा, एक कल्ट मास्टर स्तर का एक्सपर्ट। केवल उसे खोजकर हराने पर ही हम नेंटुओ मोनास्ट्री की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वह जानता था कि अपने कट्टर स्वभाव के कारण उसने दरबार के बहुत से मंत्रियों को नाराज कर रखा है। ऊपर से नंटुओ साइड पैलेस के डिसाइपल्स के भ्रष्ट आचरण के चलते आधे शहर के लोग उसकी खिल्ली उड़ाने का इंतजार कर रहे थे। यदि उसे यह प्रकरण शांत करना था, तो सबसे उचित उपाय यही था कि उस ट्रबल मेकर के गार्डियन को खोजकर न्यायपूर्वक मार डाले। जहां तक उस युवक की जीवन मृत्यु का सवाल था, वह उसके लिए महत्वहीन था। अचानक सन नंटुओ आगे बढ़ा। नंटुओ मोनास्ट्री के मंक्स आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुए और उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। चिन्मू अब नंटुओ साइड पैलेस के सामने खड़ा था। उसके द्वारा मारे गए 10 से अधिक मंक्स के शव पहले ही हटा दिए गए थे। बाकी मंक्स उसे क्रोध से देख रहे थे, पर कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि सन नंटुओ स्वयं आगे बढ़ रहा है, तो उनके मन में आशा की लहर दौड़ गई। सन नंटुओ ने सिर उठाया और थाउजेंड बैनर्स पगोडा को देखा। उसकी दृष्टि चमक उठी। किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम हमारी नंटुओ मोनास्ट्री की वह विरासत वस्तु, जिसे रोलंस गोल्डन पैलेस ने सैकड़ों वर्ष पहले चुरा लिया था, लेकर हमारे द्वार पर खड़े हो गए? चिन्मू ने सिर हिलाया। मैं यहाँ ये खजाना बेचने आया हूँ, किसी फेटेड व्यक्ति को। मैं तुम्हारी नांटुआ मोनास्ट्री का गेट ब्लॉक करने नहीं आया। यदि कोई और भी थाउजेंड बैनर्स पगोडा चाहता है, तो वह भी चुनौती दे सकता है। जो इसे प्राप्त करने के योग्य होगा, मैं उसे दे दूंगा। महान भिक्षु, यदि तुम्हें शक्ति है, तो मुझे हराकर ये पगोडा ले लो। यदि शक्ति नहीं है, तो मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए आगे आया। तुमने कहा तुम ये ट्रेजर बेचना चाहते हो, तो इसका दाम तो होगा ही। बताओ, कितने में बेच रहे हो? चिन्मू ने उसे देखा और कहा, दाम तो है ही। नंतुओ मोनास्ट्री के मंक्स के चेहरे जम गए, उनके मन में झुंझलाहट भर गई। यदि उन्हें पहले पता होता कि यह खरीदा जा सकता है, तो वे इस बारबेरियन से प्राण देकर क्यों लड़ते? इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस का मन उत्साहित हुआ। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या दाम है? इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं न खरीद सकूं। चिन्मू का चेहरा शांत था। दाम ज्यादा नहीं है। मुझे 100 फ्लाइंग शिप्स चाहिए, जिनमें अपोथेकेरीज और मेडिसिन बॉयज हों, और 200 क्लाउड चैरियट्स। गोल्ड आर्मर्ड स्ट्रॉन्ग मैन की आवश्यकता नहीं है, हमारे ग्रेट वॉल में शक्तिशाली लोग बहुत हैं। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस का चेहरा उतर गया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फ्लाइंग शिप्स और क्लाउड चैरियट्स साम्राज्य के सैन्य हथियार थे, इटर्नल पीस एम्पायर के महत्वपूर्ण साधन। उन्हें इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर और अन्य शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स ने बनाया था। क्लाउड चैरियट्स शहरों पर आक्रमण के लिए उपयोग होती थीं। यदि ये चीज़ें ग्रेट वॉल को दी जाती, तो ये देशद्रोह माना जाता, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस होने पर भी सम्राट उसका सिर ले लेता। चिन्मू ने शांत स्वर में कहा, यदि क्राउन प्रिंस इस दाम को नहीं चुका सकता, तो मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। इटर्नल पीस क्राउन प्रिंस का चेहरा कठोर हो गया। चिन्मू ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ये ट्रेजर फेटेड व्यक्ति को दूंगा, जो सोचता है कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वह आगे आए और प्रयास करे। मैं यहाँ 3 दिन तक रहूंगा। यदि 3 दिनों में कोई मुझे हरा नहीं सका, तो मैं ग्रेट वॉल लौट जाऊंगा। 3 दिन? सन्नांटुओ ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई गार्डियन दिखाई नहीं दिया। उसने मन में सोचा, 3 दिनों में मैं जरूर उसका ठिकाना ढूंढ निकालूंगा। नांतुओ मोनास्ट्री के मंक्स आगे नहीं बढ़े, इसलिए छिनमू शांतिपूर्वक सड़क पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। अधिकतर राजाओं, ड्यूक्स और मंत्रियों ने अपने सेवकों को वहां देखने के लिए छोड़ दिया। ड्यूक वे,
वे योंग को लेकर इंपीरियल प्रेसेप्टर्स मैनर पहुंचा और दरवाजा खटखाया। एल्डर फू मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, ड्यूक क्या बात है? इंपीरियल प्रिसेप्टर कहाँ है? ओल्ड मास्टर मैडम को लेकर सैर पर गए हैं। ड्यूक वे चौंक गया और हकलाया, कौन मैडम? एल्डर फू ने मुस्कुराकर कहा, ड्यूक वे शायद नहीं जानते। सम्राट ने ओल्ड मास्टर को 100 पैलेस मेड्स उपहार में दी थीं। अगले ही दिन उन्होंने उनमें से एक महिला से विवाह कर लिया और उसी दिन नप्शल कप साझा किए। अगले ही सुबह वे मैडम को लेकर राजधानी छोड़ गए। ड्यूकवे कांप उठा। उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गए। वह बुदबुदाया, इंपीरियल प्रिसेप्टर ने शादी कर ली। उसने वास्तव में शादी कर ली। मैं सोचता था कि उसमें कोई भावना नहीं, और उसने तो मुझे बताया भी नहीं। एल्डर फू मुस्कुराया। ओल्ड मास्टर ने कहा कि सब कुछ सादा रहे, इसलिए सम्राट को भी सूचना नहीं दी। ड्यूक वे ने लंबी सांस ली। अच्छा, वे इतने गरीब हैं कि शायद दावत भी न रख पाए। मैं अपने सेवक को लाल लिफाफा और कुछ उपहार भेजने को कहूंगा। क्या इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बताया कि वे कब लौटेंगे? एल्डर फू ने सिर हिला दिया। ड्यूक वेई ने आह भरी और सोचा, उस बारबेरियन में कुछ गड़बड़ है, पर वह 3 दिन तक यहीं रहेगा तो कोई जल्दी नहीं। मैं इंपीरियल प्रिसेप्टर के लौटने का इंतजार करूंगा। रात ढल चुकी थी। राजधानी के हर कोने में फूलों के दिए जल उठे। रात के बाजार खुल गए और सड़कें चहल पहल से भर गईं। ड्यूक वेई ने वेयोंग को इधर उधर पूछताछ करने भेजा। वह लौटा और बोला, क्योंकि नया साल आने वाला है, लगभग 1 महीना बाकी है, शहर के व्यापारी मुख्यतः न्यू ईयर का सामान बेच रहे हैं। ड्यूकवे ने कहा, ऐसा है तो ठीक है। आओ बेटा, चलो थोड़ा घूमा जाए। बुजुर्ग और युवक दोनों रात के बाजार में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि कई प्रतिष्ठित घरों की युवतियां सुंदर वस्त्र पहनकर आई थीं। उनके हाथों में कोट फैंस थे। वे फूलों की रोशनी निहारतीं, और जब कोई युवक उनकी ओर देखता तो वे चेहरा ढक लेतीं और अपने पंखे के पीछे से चोरी छिपे उसी युवक को देखतीं। वेयोंग पुरानी वे फैमिली से था और ड्यूक वे से उसका विशेष संबंध नहीं था। पर जब उसने इंपीरियल कॉलेज में नाम कमाया, तभी ड्यूक वे की नज़र उस पर पड़ी। चलते चलते ड्यूक वे उसे कल्टीवेशन की सलाह देता रहा। बात करते करते वे नैंटुओ साइड पैलेस के पास पहुंचे और ड्यूक वे चौंक गया। उसे पंगोंग सो का कोई निशान नहीं दिखा। उसने देखा कि कई मंक्स महल से बाहर निकल रहे हैं और उनके बीच सन्नंतुओ था। एक मंक ने जल्दबाजी में कहा, लीडर, वह बारबेरियन रात के बाजार की भीड़ का लाभ उठाकर भाग निकला। हमने कई भाइयों को उसके पीछे भेज दिया है। चालाक है। उस बारबेरियन ने दिखावा किया कि वह 3 दिन रुकेगा और उसी रात भाग गया। जो सीनियर ब्रदर्स उसके पीछे गए हैं, वे उसे भागने नहीं देंगे। सन्नांतुओ का चेहरा निर्विकार था। उसने मंक को आगे बढ़ने को कहा और गंभीर स्वर में बोला, शहर से बाहर चलकर कार्य करेंगे। ड्यूकवे की आंखें चमक उठीं। वह वेयोंग को लेकर पीछे पीछे चला और बोला, ये सन्नांतुओ तो दिखने में धार्मिक लगता है, पर भीतर से बड़ा धूर्त निकला। अगर वह उस बारबेरियन को राजधानी में मारता तो लोग उसकी निंदा करते, लेकिन यदि वह उसे शहर से बाहर मार दे और शव छिपा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो देखें ये भिक्षु लोग कैसे हत्या और आगजनी करते हैं। दोनों पिता पुत्र नंतुओ मोनेस्ट्री के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स के पीछे चल दिए। समय समय पर भीड़ से मंक्स निकलकर पंगोंग सो की जानकारी सन्नंतुओ को देते रहे। धीरे धीरे वे शहर से बाहर निकल आए। राजधानी के बाहर भी एक रात का बाजार था। लालटेनें चमक रही थीं और लोग भीड़ लगाए घूम रहे थे। ये बाजार कई मील तक फैला था। ड्यूक वे और वेयोंग ने मंक्स का पीछा करते हुए पाया कि वे एक गांव के सामने पहुंचे हैं। वहां एक चौड़ा लकड़ी का फाटक था जिस पर लाल लकड़ी का बोर्ड लटका था। ड्यूक वे ने ऊपर देखा। बोर्ड पर 4 शब्द लिखे थे, टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर। ड्यूक वे की आंखें फड़क उठीं। उसने थोड़ी देर संकोच किया, पर सन नानटुओ पहले ही गांव में प्रवेश कर चुका था। गांव रोशनी से नहाया हुआ था। खंभों पर लोहे के बड़े कड़ाहे रखे थे जिनमें जलता हुआ केरोसिन छटछटा रहा था। गांव में हर प्रकार की दुकानें थीं, यहाँ तक कि एक कसाई की दुकान भी जो सुअर और बकरियां काट रही थी। बाजार का माहौल जीवंत था। ड्यूक वे ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ ड्यूक? वेयोंग ने पूछा। ड्यूक वे ने गंभीर स्वर में कहा, टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर। मैंने ये वाक्य पहले देखा है। जब हेवनली डेविल कल्ट के पिछले कल्ट मास्टर ली तियनशिंग ने यात्रा की थी तो उसने भी यही वाक्य अपने द्वार पर लटकाया था। हेवनली डेविल कल्ट अपने कल्ट मास्टर को सेक्रेड टीचर कहता है। इसका अर्थ है कि सेक्रेड टीचर स्वयं शिक्षा देने आया है। यानी ये पूरा रात बाजार हेवनली डेविल कल्ट के लोगों से भरा है।
ड्यूक वे एक पल झिझका पर फिर आगे बढ़ा। तभी एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला मुस्कुराते हुए सामने आए और बोले, ड्यूक, कृपया रुकिए। ड्यूक वे कुछ कह पाता, उससे पहले ही एक भयंकर धमाका हुआ। उसने नज़र घुमाई और देखा कि जो पेडलर्स, स्कॉलर्स और सुंदर महिलाएं इधर-उधर घूम रही थीं, वे अचानक झपट पड़ीं। नैंथुओ मॉनेस्ट्री के सभी मंक्स जो उनके पास खड़े थे, उन पेडलर्स और राहगीरों के हाथों मारे गए। उनके सिर उड़ गए और रक्त ने आसमान को लाल कर दिया। हत्या के बाद वे सब तुरंत दोनों ओर के मकानों में लौट गए। पल भर में सन नंतुओ के आसपास के सभी मंक्स सिरविहीन पड़े थे। सन नंतुओ ने दहाड़ लगाई और उसके पीछे एक 1000 भुजाओं वाला विशाल बुद्ध प्रकट हुआ। वह 300 गज ऊंचा था। उसकी देह से बुद्ध आभा चमक रही थी और वह हजारों जादुई वस्तुएं थामे खड़ा था। उसी क्षण चारों दिशाओं से 20 एल्डर्स उस पर टूट पड़े। एक प्रचंड विस्फोट के साथ वह 1000 आर्म्स बुद्ध चकनाचूर हो गया। ड्यूक वे स्तब्ध रह गया। रात बाजार फिर से अपनी रौनक में लौट आया। लोग शव हटाने लगे और कुछ नदी पानी लाकर जमीन धोने लगे। टीचिंग्स ऑफ सेक्रेड टीचर। ड्यूक वे ने ये वाक्य दोहराया और कांप उठा। उसने तुरंत कहा, चलो हम इस डेविल कल्ट मास्टर का असली चेहरा देखने की भूल न करें। अचानक वे योंग ने गांव की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ब्रदर चिन, तुम यहाँ कैसे? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।